ऋषिकेश इंटरनेशनल कैपिटल कहा जाता है इसे योगा का। तमाम दुनिया जहान से हमारे यहाँ लोग आते हैं वेलनेस और योगा की बारे में बात करने के लिए, सीखने के लिए और इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। आज हमारे स्टूडियो में एक महत्वपूर्ण गेस्ट हमारे साथ हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर संतोष, जो एक वेलनेस एक्सपर्ट भी हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर संतोष, हम लोग जब वेलनेस की बात करते हैं, हम लोग ऋषिकेश की बात करते हैं। पहले तो एज अ वेलनेस एक्सपर्ट आप ग्लोबल अगर हम लोग परिदृश्य में बात करें या हम लोग इंडिया के परिदृश्य में बात करें या वेलनेस अपने आप में एक सब्जेक्ट के परिदृश्य में बात करें, ऋषिकेश को कैसा पाते हैं एज एन एक्सपर्ट? अगर हम लोग बात करें कि आप वेलनेस एक्सपर्ट हैं तो ऋषिकेश जैसी जगह को कैसा पाते हैं इसमें? देखिए, वेलनेस एक ऐसा शब्द है कि जिसमें ह्यूमन लाइफ को कैसे जिया जाए इसके बारे में बात होती है। तो इसके जो कंपोनेंट है फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग। अगर हम इंसान की ज़िंदगी में देखते हैं कि इंसान की ज़िंदगी क्या है, तो इन 3 या 4 कंपोनेंट से घिरी हुई रहती है कि उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, वो सोशली कैसे कनेक्टेड है और स्पिरिचुअलिज्म उसके लिए क्या मायने रखता है। अगर हम ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश अपने आप में माँ गंगा के तट पर है और एक स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है और लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं शांति के लिए। लेकिन वेलनेस, क्या यही वेलनेस है? इसके बारे में और चीज़ों को भी जानने की आवश्यकता है, जो हम आज आपके साथ इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। अब स्पिरिचुअलिज्म की हम लोगों ने बात करी, आप मेडिकल के फील्ड से हैं और स्पिरिचुअलिटी को अमूमन जो एक समझ है लोगों की, वो समझते हैं कि दीज आर पोल्स अपार्ट। अगर मेडिकल साइंस की बात करें और स्पिरिचुअलिज्म की बात करें, आप कैसा देखते हैं इसको और कितना बड़ा रोल समझते हैं अगर एक दूसरे के अंदर इनका रोल है तो? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। स्पिरिचुअलिज्म और अध्यात्म को आज के समय में जैसे इसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है या जैसे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है और प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये कुछ डिफरेंट है। और स्पिरिचुअलिज्म अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक लिटरेचर के थ्रू, तो अपने बारे में, अपने शरीर, अपने मन, अपने मस्तिष्क का खुद का इवेल्युएशन करके और उसमें आपको एक कैसा ट्रस्ट है, आप कैसे सोशली लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आप कैसा आपका व्यवहार है, आपका इमोशंस बैलेंस है या नहीं है, और किस तरह की चीज़ों पर आपको विश्वास है, आपका ट्रस्ट कितना है, यही एक स्पिरिचुअलिज्म है अगर देखा जाए, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें। लेकिन बहुत तरीके से आजकल स्पिरिचुअलिज्म को डिफाइन किया जा रहा है हर जगह पर। अगर कोई व्यक्ति अपने आप, अगर वो एक अच्छा सा व्यवहार करता है, उसका सोचने का तरीका एक पॉजिटिव, उसके अंदर एटीट्यूड है और वो एक, जिसे कहते हैं कि एक ट्रस्ट उसका सबसे पहले अपने ऊपर वो है या नहीं है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कॉन्फिडेंस है या नहीं है। अगर आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप अपने आप में ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप खुद ही किससे किस तरह से कब और कैसी बातें करनी चाहिए, आपका अपना इमोशन अगर कंट्रोल में नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए स्पिरिचुअलिटी कुछ है ही नहीं फिर। तो स्वयं का इवैल्यूएशन करना, अपने आप को, अपने बारे में जानना और अपने आप को समाज के परिदृश्य में बैलेंस रखना, यही स्पिरिचुअलिज्म है। ये बहुत एक बड़ा यक्ष प्रश्न हो जाता है लोगों के लिए कि आजकल की जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है और लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। चाहे हम लोग उसके बीच में आज फैशन के लिए लोग कई बार बोल देते हैं कि नहीं यार, मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, आदमी को थोड़ा सा स्पिरिचुअल और बाकी चीज़ों से कनेक्टेड रहना चाहिए, लेकिन पॉसिबल लोगों के लिए बहुत कम हो जाता है और ये बहुत बड़ा कॉज बन रहा है बहुत सारी चीज़ों के लिए, बड़ा ग्राउंड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की आस्था नहीं है, आस्था का मतलब कोई इंसान अगर जो वैल्यू है लाइफ के, उनके प्रति आस्थावान नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें फेस करता है। रिलेशंस में हो गया या अपने करियर को लेकर के हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम उससे अराइज हो रही हैं। बहुत अलग अलग
फेजेस में लोग इसे महसूस कर रहे हैं, लोग उसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। कॉमन सी बात हो गई है सुनना लोगों का, डिप्रेशन, स्ट्रेस और इस तरह के शब्द जो होते हैं हमारी सोसाइटी में अमूमन सुनाई देते हैं। कैसा देखते हैं आप, क्या होता है ये सारी चीज़ें, अगर हम इसको थोड़ा सा गहराई से जान पाएँ तो? जैसे डिप्रेशन क्या है, क्या इसके कॉजेज़ हो सकते हैं, इतनी सारी चीज़ों के बीच अगर हमें समझना हो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच की जो तनातनी है, इसके बीच में समझना हो कि जो प्रॉब्लम अराइज हो रही हैं इनकी वजह से क्या है ये सारी चीज़ें? नहीं, बहुत जैसे आपने अभी प्रश्न किया था कि स्पिरिचुअलिज्म के बारे में, तो स्पिरिचुअलिज्म या अध्यात्म की जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी आस्था अपने आप के लिए पहले हो जाए। और मैं हमेशा युवाओं के बीच में भी ये चीज़ों को बताता हूँ कि आपका जो शरीर है ये सबसे बड़ा मंदिर है। अगर आप इसकी केयर करें, आप अपने मस्तिष्क और मन को स्वस्थ रखें, और इसको स्वस्थ हम कैसे रख सकते हैं उसके लिए अध्यात्म एक रास्ता हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है, जिसमें कि हम आध्यात्मिक किताबों को पढ़ें, उन महापुरुषों के बारे में पढ़ें, जिससे कि हम लोग हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही रहे। लेकिन जहाँ विषय आता है ट्रस्ट का और विश्वास का, उसको हम रचनात्मक ढंग से सोचें, वैज्ञानिक दृष्टि से सोचें। आज आप अगर कोई व्यक्ति कह देता है कि ये इस चीज को करने से ये चीज होती है, माना कोई व्यक्ति कहता है कि अदरक खाने से आपका गला ठीक हो जाता है, तो युवाओं को मेरा यह संदेश है कि आज आपके पास इतने सारे रिसोर्सेस हैं, आप क्यों देखते नहीं हैं उसके बारे में, क्यों ना अध्ययन करते हैं? एक सचेत मन से आप हर एक वक्तव्य का, हर एक वाक्य का, जो कोई भी संदेश दिया जा रहा है, उसका आप एनालिसिस कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए, तब चीज़ों पर विश्वास कीजिए। तब आप उस चीज़ पर विश्वास करते हैं, तब आप अडिग हो जाएंगे कि यस, मुझे ज़िंदगी में ये करना है। डॉक्टर साहब, कई बार ये नहीं लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि आजकल जो जितनी भागती दुनिया है, हम लोग ना क्विक रिजल्ट्स की तरफ हैं, जाते हैं कि मतलब इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। मान लो कि किसी का गला ख़राब हुआ, उसने एक अंग्रेजी दवाई ले ली तो गला शाम तक ठीक हो गया। तो और कई बार ये हम लोग भी करते हैं, मुझे कोई शूट करना हो और मेरा गला ख़राब हो रखा तो मैं शायद चला जाऊं, लेकिन जो रेमेडीज़ हैं, जो मतलब एक लंबा टाइम लेंगे लेकिन उसे रूट आउट कर देंगे प्रॉब्लम को, उसकी तरफ लोग कम जाते हैं, शॉर्ट टर्म चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। और ये चीज़ें फिर अगर नहीं हो पाती हैं तो वो थोड़ा खिसिया जाते हैं इन चीज़ों से। एक्चुअली क्या है, अभी युवाओं में आजकल जो होड़ लगी है कि हम कम मेहनत करके जल्दी चीज़ों को कैसे प्राप्त करें। तो अगर हम जो बात कर रहे हैं, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी सोचें, अगर हम प्रैक्टिकली चीज़ को देखें, तो एग्ज़ाम देने के लिए आपको साल भर मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके उसका रिजल्ट आता है। आप क्यों चाहते हैं कि एक महीना पढ़ के एग्जाम हो जाए और रिजल्ट आउट होने के बाद आपको तुरंत वो सक्सेस मिल जाए? तो एक जो नेचुरल कोर्स है किसी भी चीज़ को करने का, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो सर्विस हो, तो एक नेचुरल कोर्स को तो पूरा करें। मतलब प्राकृतिक ढंग से जो चीज़ें होती हैं, जो आज आपने बोया है कोई चीज़, तो कल तो उगेगी नहीं ना। तो इन चीज़ों पे इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप चीज़ों का विश्लेषण तो कीजिए। आप अगर जल्दी जाएंगे, जल्दी चाहेंगे चीज़ों को, तो फिर मेहनत कहाँ गई आपकी? अगर जल्दी आपको चीज़ें, अगर आपको बेनिफिट चाहिए किसी चीज़ का, तो उसका रिजल्ट भी फिर वैसे ही होगा, वो भी रिजल्ट भी जल्दी ही होगा। तभी चीज़ों का साइड इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। आप हर चीज़ में चाहते हैं, हर चीज़ में आपको पेशेंस अगर नहीं है, तो तुरंत जो मिलने वाला जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा नुकसानदायक होती हैं। कोई भी अगर आप चाहें कि मुझे तुरंत इसका फल मिल जाए, तुरंत मिल जाए, तो फिर ये इसका नतीजा कभी भी आपको लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपको मेडिकल की तैयारी करनी है या आईएएस की तैयारी करनी है, तो एक निश्चित समय तक आपको स्टडी करनी होगी। आपको कोई भी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो उसका एक पैटर्न होगा। बिल्कुल, जैसे प्री देना होता है, मेन से देना होता है, मेडिकल में आने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना होता है। तो एक निश्चित समय के बाद ही उसका सब चीज़ें होती है। अब आप चाहते हैं कि शॉर्टकट हो जाए, तो शॉर्टकट जिन भी चीज़ों का है वो शायद आपको लगता होगा कि इससे हमें बेनिफिट होगा, आप शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं। और ढूंढते इसलिए हैं कि आप मेहनत से जी चुराना चाहते हैं। और शॉर्टकट अब जब भी करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि
उसमें आनंद आपको बहुत ज्यादा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन परिणाम इसका कभी भी सुखद नहीं होगा। और कहीं ना कहीं यही चीजें शॉर्ट टर्म रास्ता अपनाकर, आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं मैं, जो भी चीजें आपको प्लेजरेबल लगती हैं, कि अगर कहीं से कुछ आता है कि 2 साल की डिग्री आपको 3 महीने में मिल रही है, अगर आपको डॉक्टर के पास जाने में बहुत बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, कंसल्टेशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा, छोटी सी फीस भी देनी पड़ेगी, अगर आप इसको छोड़ के आप सीधे मेडिकल स्टोर में जाके कोई टैबलेट खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये इजी वे है। बिल्कुल, ये इजी वे है। लेकिन इस इजी वे में क्या है कि शॉर्टकट है, और इसमें आपको इसका बहुत टाइम बच जा रहा है, आपको लाइन भी नहीं लगाना पड़ रहा, कष्ट नहीं उठाना पड़ रहा, तो कहीं ना कहीं ये प्लेजरेबल एक्टिविटी हो गई उसके लिए। बिल्कुल। और जहां भी प्लेजर होगा, प्लेजर विदाउट मीनिंग, आप गए, आपने छोटी सी चीज ली और खा ली, ये हमेशा नुकसानदायक है। और इस नुकसान से, इस प्रोसेस से होने वाली पीड़ा, ये डिप्रेशन को कहीं ना कहीं जन्म देती है। आप बीइंग अ वेलनेस कोच, आप क्या देखते हैं ज़्यादा, डिप्रेशन कहाँ है सोसाइटी के अंदर? इज इट इन यूथ, बच्चों में है, यूथ में है, एडल्ट एज में ज़्यादा है, या ओल्ड एज में ज़्यादा देख रहे हैं? ये बड़ा अच्छा बात कही आपने। देखिए, एल्डर एज में अगर डिप्रेशन होता है तो इसकी तो हम बात मान भी सकते हैं कि एल्डर एज में बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, हार्ट अटैक है। इसके साथ डिप्रेशन होना कभी कभार स्वाभाविक है ओल्ड एज में, 60 साल के बाद, तो स्वाभाविक है, नेचुरल मान सकते हैं, क्योंकि एक तो इतनी सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर, जिम्मेदारी के बाद इतनी बीमारियां, और डिप्रेशन कभी उनको हो जाता है, मान सकते हैं। लेकिन युवाओं में जो आज जो डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक है। और युवा, अगर हम बात करें तो 15 साल से लेके 30 साल तक के लोग, हालांकि WHO इसको कहता है कि 19 से लेके 26 साल की उम्र के लोगों को युवा कहते हैं, बट हम अपने हिंदुस्तान में देखते हैं तो 15 से लेके 30 साल के वर्ग के युवाओं में के बीच में मैं काम भी कर रहा हूँ, और उनके बीच में जाके मैं सेशंस भी लेता हूँ, तो देखता हूँ कि ये वर्ग अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इन लोगों में है। What are the root causes, do you think? So, अगर रूट कॉज की बात करें, इन जगहों पे जो भी हमने स्टडीज की हुई है, इन लोगों में डिप्रेशन का ऐसा कुछ कारण नहीं है इतना बड़ा कि वो चीज़ नहीं हो पा रही। जो आपने बात कही स्पिरिचुअलिज्म की, जब हमने बात कही ट्रस्ट की, कॉन्फिडेंस की, इमोशनल सपोर्ट की, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बस यही है, बस यही है। और दूसरा जो शॉर्टकट करने की चीज़ें हैं, कि हमें चाहे कि बस कि पढ़ना ना पड़े, एग्जाम पहले क्लियर हो जाए। अभी जो हमने रिसेंटली जो स्टडीज़ की हुई है, जो हम देखते हैं बच्चों में, तो परिवार के साथ मतभेद, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, पेरेंटल प्रेशर, दूसरा पीयर प्रेशर, अपने ग्रुप में ही बच्चों को देख के पीयर प्रेशर, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे जैसे पीयर्स हैं वैसे हम बने। एक्चुअली अगर आपको बताया ना, तो 2 चीज़ है, जो रियल लाइफ और रील लाइफ, ये मैच करना बहुत मुश्किल हो गया आज के बच्चों के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं मैच करना रील के लाइफ को। सोशल मीडिया आप जान रहे हैं, हर जगह है। बिल्कुल। तो डू यू सी कि जो टेक्नोलॉजी है, जितना इवॉल्व हुआ है टेक्नोलॉजी विद द टाइम, अगर हम लोग पिछले 1 दशक की बात सबसे ज़्यादा करें, जब सबसे ज़्यादा बूम पे गया है, तो इसने ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है यूथ के ऊपर? एज अ मेंटल हेल्थ अगर हम यूथ की बात करें, उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है इसने? नहीं, ये बहुत, आपने एक्चुअली जो पहला ही प्रश्न इतना अच्छा पूछा ना स्पिरिचुअलिज्म से, तो इसलिए मैं हर बार वहाँ जा रहा हूँ। जिससे बात करते हैं हम लोग कि ट्रस्ट, विश्वास आपको कहाँ पे है, अपने आप का एनालिसिस कैसे करनी है, ये दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, पेरेंट्स के लिए भी और उनके बच्चों के लिए भी। पेरेंट्स को भी अपने एनालिसिस करने की आवश्यकता है, और बच्चों को भी। टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव वे भी ले सकता है। अध्यात्म में क्या है, मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है। सत्संग में बैठना, अच्छी बातें सुनना बहुत अच्छी बात है। हमारे शास्त्र हैं, और
मंदिर है, हमारी किताबें हैं, बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। हम्म, लेकिन अंध हो जाना, हम्म, आस्था को दूसरा रूप दे देना, कुछ भी मान लेना, हम्म, इतना विश्वास कर लेना कि अपने आप का अस्तित्व ही भूल जाना। हम्म, पानी रखा हुआ है, पानी को, पानी दिख रहा है, पानी तो मानो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पानी नहीं है, ये कुछ और है, तो आप वो भी मानते जा रहे हो। ये इसके बीच में तारतम्य बिठाना और इसके चीज में बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। जो आपने पूछा कि जो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी का सही उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक ही साधन माने कि इससे हम केवल एंजॉयमेंट ही करें या इससे सिर्फ रील्स ही देखें, टेक्नोलॉजी का असली उपयोग भी है। आज हम लोग एआई के उसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जी रहे हैं, बिल्कुल। तो इसका सहारा लेना बहुत जरूरी है और हर एक यूथ को, हर एक विद्यार्थी को ये जानना भी जरूरी है। लेकिन किस लिमिट तक इसका उपयोग करें और कैसे उपयोग करें, मोटिव बिहाइंड। मैं अभी कहीं पिछले जगह किसी युवाओं और पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स की जो मीट थी उसमें गया था, तो उसमें किसी ने मुझसे ऐसे ही प्रश्न किया कि मोबाइल को हम कैसे छुड़ाएं, वो तो देखते ही हैं बच्चे। अब ये पेरेंट्स पे है कि उसी मोबाइल पे आप मैथमेटिक्स की नई नई टेक्नोलॉजी है वो क्यों नहीं दिखाते बच्चे को। उसी मोबाइल में या उसी लैपटॉप में आप वेब डिजाइनिंग क्यों नहीं सिखाते बच्चे को। मीन्स वो तो पॉट है, द कंटेंट वी आर पोरिंग इन, यस, उस पे हमें थोड़ा सा वो ध्यान रखना पड़ेगा जी। लेकिन अगर आपने, देखिए, एक हमारी जो टेंडेंसी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, हर एक इंसान की एक इनहेरिटेंट जो बेसिक टेंडेंसी होती है वो होती है प्लेजर। डॉक्टर साहब, लेकिन बड़ी कॉमन चीज भी तो है ना, हम बच्चे को बार बार एक चीज उसको हम लोग पेनिट्रेट कर रहे हैं उसके अंदर कि बेटा लाइफ में अच्छा दिखना है, आपके पास गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, यू नीड टू हैव अ गुड मनी, गुड लाइफस्टाइल, और ये सारी चीज़ों से उसके अंदर हम लोगों ने एक इमेज बना दी है ना, उसके पास वो टारगेट है टू अचीव दैट थिंग, है ना। वी आर नॉट गिविंग हिम काइंड ऑफ टारगेट कि यू नीड टू रीड दैट मच ऑफ बुक्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, आपको कैसे बात करना है, कैसे बात की जा सकती है, उन पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। एज ए पेरेंटल हम वो चीज़ें भी देख रहे हैं। और कई बार मैं जब बच्चों से बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्शन होता है, मैं जनरली ये क्वेश्चन पूछता हूँ उनसे कि आपके कितने दोस्त हैं, दोस्त, और फिर वो हाथ उठाते कि, मैंने कहा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर क्लासमेट्स और स्कूल बड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। तो रियरली दे हैव फ्रेंड्स, ग्रुप है उनका, सब कुछ है, लेकिन जिसको हम एक एज अ टर्म अगर हम रिलेशन में फ्रेंडशिप की बात करें तो वो फ्रेंड्स नहीं है लोगों के अंदर। तो जो एक सोशल कल्चर है हमारा वो खत्म कर दिया हम लोगों ने। और डू यू थिंक दैट कि दिस इज आल्सो अ कॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स जो ये हो रही हैं कि हम टेक्नोलॉजी पे, फेसबुक पे तो 5000 फ्रेंड्स हैं ना, और फ्रेंड्स तो थे, अब फॉलोअर्स भी हो गए हैं, और उसकी ज़्यादा वैल्यू है जिसके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो ये आपको लगता है कि ये पेयर प्रेशर एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है उनके ऊपर? नहीं, ये आजकल हर जगह हो रहा है कि लोग, जो मैं बता रहा था ना कि इम्बैलेंस फील कर रहे हैं लोग रियल लाइफ और रियल लाइफ में। जितना आप लोग रियल लाइफ में रहें, बिकॉज रियल लाइफ क्या है, रियल लाइफ इज मेंट टू ड्रेन द ब्रेन, बिकॉज वो कमर्शियल भी तो है। वो कमर्शियल है, और ये पेरेंट्स को भी जानना चाहिए और यूथ को भी समझना चाहिए, क्योंकि जितना भी वहाँ पे मटेरियल सोशल मीडिया पे है वो हर तरह का मटेरियल है वहाँ पे, और हर तरीके का मटेरियल है तो उसमें वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल सबका मोबाइल बंद कर दीजिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया से सबको दूर रखिए, बट उसमें ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। हम बाजार में जाते हैं, इतनी बड़ी मार्केट होती है, सब कुछ रहता है, लेकिन हमें पता है ना क्या खरीदना, कि मुझे क्या खरीदना है। तो मैं अगर देहरादून जाता हूँ या ऋषिकेश की कोई भी मार्केट में जाऊंगा तो मैं पूरा मार्केट क्यों घूमूं? जब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या लेना है, तब तो फिर मैं घूमूंगा ही। तो आज की युवाओं की यही हालत है कि उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है। जब कुछ नहीं करना है तो किसी को पकड़ के आप कहीं भी लेके चलो, तब तो वो कहीं से भी कहीं जा सकता है। तो वैसे ही हमारे पास पूरी की पूरी शॉप आज हमारे हाथ पे है।
आप उसमें कुछ भी देखेंगे। अगर आपका जिंदगी में एक निश्चित गोल है और उस गोल को पाने के लिए आपके लाइफ में ऑब्जेक्टिव है 1 2 3, तो फिर आप उसी गोल के बारे में सोचेंगे सुबह से शाम तक और उसी के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और उसी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए फिर आप टूल का इस्तेमाल करेंगे। और टूल का इस्तेमाल जो आप करेंगे, टूल आपका मोबाइल हो सकता है, टूल आपका सोशल मीडिया हो सकता है, टूल आपका लैपटॉप हो सकता है। तो जो आपने बात कही कि जो सोशियो कल्चरल फिनोमिना है इसको हम कम करते जा रहे हैं, वैसे हमारे जो दोस्त हैं उसको भूल के हम फेसबुक के फ्रेंड्स को ढूंढते जा रहे हैं। इस चीज की एनालिसिस करने की जरूरत है कि फेसबुक के फ्रेंड आपके ठीक टाइम पे काम नहीं आएंगे। बहुत सारे, हर किसी के, आपके भी बहुत सारे फ्रेंड होंगे फेसबुक सामने आगे हजारों लोग होंगे, क्रॉस कर जाते हैं लेकिन हेलो हाय भी नहीं होती। तो मैं युवाओं को आज विशेषकर इस चीज पे जोर देना चाहूंगा कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रिलेशनशिप अपने दोस्तों में इन्वेस्ट कीजिए, उनके साथ खेलिए। आपकी छोटी मोटी लड़ाई होगी, उनको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया से उतनी नहीं सीखेंगे क्योंकि वो सब बनी बनी चीजें रखी हुई हैं। एक निश्चित एल्गोरिदम पे चल रहा है, एल्गोरिदम पे चल रहा है। और वो एल्गोरिदम भी ऐसा है कि आपको, अगर आपने कोई चीजें बनाई हुई हैं तो आपको पता है कि वो क्या चाहते हैं। आप वही एल्गोरिदम जानेंगे वहां जो चल रहा है मार्केट पे। होता है गेम वही उसमें है आजकल जो चल रहे हैं मार्केट। इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाने से पहले देख लेता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, exactly. अगर आप दोस्तों में रिलेटिव्स जो आप कर रहे हैं, आप जाने दीजिए रिलेटिव्स के साथ, आप लोगों से बातचीत कराइए, आप उनको पब्लिक बनाइए और जहां जहां जाएंगे उनको रेजिस्टेंस आएगा। कोई उसका अच्छा दोस्त होगा, कोई बुरा नहीं होगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। जितने दोस्तों से मिलेगा, जितने रिलेटिव से मिलेगा, जितने लोगों से बातचीत करेगा, उतने बार उसका माइंड क्या है, स्ट्रगल को फेस करेगा। और जितना उसका माइंड स्ट्रगल फेस करेगा वो उतना स्ट्रांग बनेगा। लेकिन आपने तो एक ऐसा टूल दे दिया, मोबाइल में क्या स्ट्रगल करना पड़ रहा है, रील्स में क्या स्ट्रगल करना पड़ रहा है, सब कुछ तो रेडीमेड बना हुआ आ रहा है आपके सामने। यही बात है कि आज शायद आपने जिक्र किया था कि बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर सहनशीलता कम हो रही है। सहनशीलता कम हो रही है, सहनशीलता कम हो रही है का मतलब यही है ना कि स्ट्रगल तो है ही नहीं। स्ट्रगल कहाँ करेगा वो, क्योंकि ना उसके ज्यादा दोस्त हैं, ना उसके रिलेटिव्स में कहीं बात हो रही है। एंड इजी टू पॉज है ना सर, इजी टू पॉज है। मतलब आई एम नॉट लाइकिंग दिस वीडियो, तो मेरे पास हाथ में है ना, लेकिन दोस्त का मुंह तो बंद नहीं कर सकते, तो बोल के ही जाएगा, वो तो बोल के ही जाएगा। डॉक्टर साहब, आप जैसे हम लोग जनरल अपनी लाइफ में देखते हैं, मैं भी अपने इर्द गिर्द देखूं तो एक आध कोई इंसान दिखेगा जो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये इंसान डिप्रेशन में है, ये मेंटल कोई इशू फेस कर रहा है। कई बार मेंटल इश्यूज के साथ तो जैसे आप लोग भी कहते हैं, कॉमन सी, अब तो बड़ी कॉमन बात हो गई है कि लोग इस चीज़ को समझने लगे हैं कि मेंटल हेल्थ का बहुत हद तक तो मालूम भी नहीं चलता है कि ये मेंटल, एक्सपर्ट्स लोग जानते हैं, बाकी पता भी नहीं चल पाता है कि ये आदमी जो है मेंटल हेल्थ के इश्यूज से गुजर रहा है। कोई एक ऐसा केस जो आप, क्योंकि आप तो लगातार ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं, क्योंकि आपका प्रोफेशन इस चीज़ को आपको बहुत मौके देता है, कोई ऐसा केस जो आपको लगा हो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा चैलेंजिंग था लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये लोगों के सामने आना चाहिए? अगर आप उस पर्टिकुलर आदमी का नाम लिए बगैर भी अगर आप इसको आप बताना चाहें, कोई ऐसी। ये बड़े आपने सोच समझ के ऐसा प्रश्न पूछा कि मैं रियल इंसिडेंट्स आपके सामने लाऊं। हाँ। अभी कुछ दिन पहले एक मदर और फादर, और ये जो मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, सभी पेरेंट्स जो सुन सकें इसके लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। तो मदर और फादर अपनी एक 15-16 साल की लड़की को लेके आए मेरे पास कि ये खाना नहीं खाती है। मैंने कहा अच्छा लाइए, खाना नहीं खाती है। उसी समय मैं जैसे उससे पूछना चाह रहा था तो मम्मी बोल पड़ी, ये पढ़ती भी नहीं है। फिर पापा बोल बैठे कि ये अपने मन की करती है। मैंने उनसे कहा कि आप, मैं इससे बात कर लो एक बार में, तो आप बताइएगा। हाँ, कहा कि हमने इसके टेस्ट भी करा लिए हैं सब कुछ। तो मैंने जब लड़की से बात की तो वो सही थी और उनकी कंप्लेन यही थी कि ये खाना नहीं खाती है, ये पढ़ाई भी नहीं करती है, और फिर भी इसका शरीर क्यों नहीं बन रहा है। रात रात में कभी कभार मैं देखता हूँ इसको, सोती भी नहीं है, हमें कुछ बताती भी नहीं है, बस हम तो सब कुछ देते हैं इसको, कोई कमी नहीं है घर पे। तो उसके मम्मी पापा दोनों अच्छे थे।
मैंने लड़की से बात की कि मैं क्या आपसे अकेले में बात कर लूँ कुछ देर, तो उसने बहुत जल्दी तैयार हो गया कि हाँ हम अकेले में बात कर सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे बताओ, तो उसने एक जो शब्द बोला, कहा सर मेरी सबसे बड़ी समस्या जो है ना ये दो है, मेरी मम्मी और पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा ऐसी क्या बात है? कहा कि हर जगह मुझे रोकते हैं, हर जगह इनके रूल्स हैं। मैंने कहा बेटा ये तो आपके भलाई के लिए कर रहे हैं और आपके लिए ही है सब कुछ। कहा भलाई ठीक छोड़िए आप, इन्होंने जीना हराम कर दिया मेरा। कहने का मतलब क्या है कि हर जगह पे टोकना, हर जगह पे परेशान करना। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माँ बाप गलत हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका प्यार एक लिमिट से ऊपर अगर हो जाए तो आपके बच्चे के लिए या आपके किसी खास के लिए सफोकेशन हो सकता है। वो कहते हैं ना टू मच केयर यस, किल्स द किटन। वो सफोकेशन हो सकता है। ऐसे बच्चे ना तो खाना खाएंगे, ना आपकी बात सुनेंगे। दिस इज व्हाट दे कैन डू। और हो सकता है कि ये बच्चे कुछ ऐसी भी चीजें इस्तेमाल करने लगे जिसे आप आजकल ड्रग कहते हैं, कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बच्चे पर उतना ही प्यार दीजिए। आपको लगता होगा कि आप प्यार कर रहे हैं, लेकिन वही प्यार उसके लिए सजा बन रही है। और वही सजा कहीं उसके लिए कोई शौक को जन्म न दे दे, इस चीज का आप ध्यान रखें। मैं आपने बड़ी एक इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पे यूज़ किया कि एक जो ड्रग्स वाली बात की, मैं इस बात पे आता हूँ, इस क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। मैं उस स्पेस की बात भी कर लेना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि लगे हाथों जब बात हो रही है कि जो कोई भी एक रिश्ता है, हर एक रिश्ते को एक स्पेस चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, इस दुनिया में जितने भी एटम है, हर एटम की अपनी एक क्लास है, उसका अपना एक दायरा है। तो उस दायरे की इम्पोर्टेंस के बारे में अगर थोड़ा सा बात कर लें पहले, कि चाहे माँ बेटा है या पति पत्नी है या भाई बहन है या फ्रेंड्स हैं, हर एक आदमी पे जो हम जब किसी के क्लोज होते हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी से रिलेशन में हैं, तो हम लोग वो बोलते हैं ना, वी वांट इट नथिंग और ऑल, या तो कुछ नहीं चाहिए या सब कुछ चाहिए। तो जो सब कुछ हासिल करने वाली जो एक चीज़ है, वो ये बीच का स्पेस खत्म करती जा रही है। मैं हूँ, मेरे माता पिता हैं, मुझे लगता है कि उनका कोई अपना एक पर्सनल स्पेस नहीं है, उनकी अपनी ज़िंदगी में, जाती ज़िंदगी में मैं ही सब कुछ उनके लिए हूँ। तो ये जो स्पेस है बीच का, अगर इसको थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन कर पाएँ, और इसको कैसे आज के परिदृश्य में लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़, इस समझ को, उस पर अगर आप थोड़ा सा एक बार जोर डालें। इमोशंस बहुत बड़ी ताकत है। इमोशंस बहुत बड़ी ताकत है। और कहते हैं ना कि भावना में बह गया। इमोशंस के वशीभूत होकर ही लोग ऐसे ऐसे कार्य कर देते हैं कि जो कभी कभी उस व्यक्ति के साथ साथ परिवार और समाज के लिए भी अभिशाप हो जाता है। तो इमोशंस का मैनेजमेंट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर ग्रुप के लिए। और उसके लिए क्या है कि हमें समझना होगा अपने आप को भी और दूसरे के पर्सपेक्ट को भी। अगर आप खुद ही इमोशनल होते जा रहे हैं चीजों के बारे में, एक होता है अटैचमेंट। हम सभी लोग एक दूसरे से अटैच्ड हैं, सभी लोग दूसरे से। और जो अटैचमेंट की जो हम बात करते हैं, ये है इमोशनल अटैचमेंट। देखिए ना, अगर हमारा जिससे मैं प्यार करता हूं उसको एक चोट भी लग जाए तो उतना ही दुख मैं महसूस करता हूं, तो शायद आप आसमान उठा लेते हैं सर पे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर अगर किसी इतने एक्सीडेंट होता है, कोई बस गिर जाती है, कोई एयर एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप न्यूज़ पढ़ते हैं, जरा सा सोचते हैं, उसको बंद करके फिर चाय पीने लगते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में आ जाते हैं। ये क्या है? ऑल अबाउट द इमोशंस। एग्जैक्टली। कि जहाँ मैं अटैच्ड हूँ और मेरे इमोशंस अटैच्ड हैं, वहीं सबसे ज़्यादा ब्लास्ट आता है। तो चाहे वो किसी का भी रिलेशंस हो। ये चीज़ तो आप लोग भी महसूस करते होंगे ना डॉक्टर साहब। पेशेंट आपके पास आ रहा है, अगर आप उससे अगर हो जाए, हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि हाउ डू यू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या है कि अगर हम मरीज रो रहा है तो हम भी उसके साथ रोने लगे। हमें ना एम्पैथेटिक बनना है। एक होता है सिंपैथी। सिंपैथी वहां पे जहां पे मेरा अटैचमेंट है,
और अगर सिंपैथी हो गई तो उसके साथ हम भी रो रहे हैं, वो भी रो रहा है, साथ ही हो रहे हैं, तब तो फिर कुछ दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। एम्पैथेटिक होना, हम लोग एम्पैथेटिक, उसके साथ उसको एज ए ह्यूमन बीइंग समझ के उसके साथ खड़ा होना। और ये हमारे हर जगह बातचीत कही है। ये अगर आप बात करें, गीता में भी इस चीज का वर्णन है। हमारा स्पिरिचुअलिज्म आसक्ति या स्पिरिचुअलिज्म कहीं ना पूरा कहीं सिखाता है। पूरा सिखाता है। तो आसक्ति सभी चीजों का जड़ है, सभी दुखों का जो जड़ है वो आसक्ति है। आसक्ति का मतलब वही है, अटैचमेंट। अटैचमेंट। अच्छा, जिससे आप अटैच ज्यादा होंगे उसी पर आपको गुस्सा भी आएगा, और उसी से आप बहुत ज्यादा शक भी करेंगे, उसी से आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी करेंगे। तो अभी हमें क्या है कि सपोज माँ बेटे का रिश्ता हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, या फिर कोई भी ऐसा रिलेशन हो, इमोशंस का एक लिमिट तक होना बहुत अच्छा है। लेकिन इमोशंस को अगर आप मैनेज करें, आप समझें कि दूसरे का पर्सपेक्ट क्या है, और हमेशा जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट, आप इतने अटैच ना हो जाइए कि इस चीज पे कि आप अपने आप को भूल जाएं। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो वो उसको किस तरह से कद्र कर रहा है। मैं युवाओं के बीच में फिर आ रहा हूं कि अगर आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, इसका मतलब आप उस पर अटैच हो रहे हैं, आप हो रहे हैं, लेकिन क्या दूसरा उसको कितना नर्चर कर पा रहा है, कितना नर्चर कर पा रहा है उस चीज को। पानी आप दे रहे हैं, खाद आप डाल रहे हैं, फूल उग ही नहीं रहा है ना भाई। फूल तो तभी उगेगा कि जब आप उसको फर्टाइल लैंड भी दें, मतलब कोई उसको नर्चर करने वाला भी तो हो ना। आप खाद डाले जा रहे हैं, पानी डाले जा रहे हैं, और नीचे जो सबस्टेंस है वो चाहता ही नहीं है, वो कंक्रीट है, वो कंक्रीट है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जिसको जो दे रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। मैं तो कहता हूं अपनी लाइफ में आप लोग अपने लिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, कुछ सेल्फिश जरूर बनिए। कुछ सेल्फिश बनने का मतलब मेरा दूसरा है, सेल्फिश बनने का मतलब अपने आप पे जरा फोकस कीजिए, मींस प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। और दूसरों को उतना आप वे कीजिए जितना कि वो डिजर्व कर रहा हो आपके पर्सपेक्ट में, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ यू। नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ यू। मतलब आप किसी को दे रहे हैं, आप किसी से प्यार कर रहे हैं, आप किसी से इमोशनल है, वो भी है या नहीं है, या आप ही आप होते जा रहे हो। और हमेशा इमोशंस का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका प्यार, आपकी भलाई और आपका इमोशन दूसरे के लिए सजा तो नहीं बन रहा है, जो मैंने स्टोरी अभी सुनाई थी। और आज ये सबसे ज्यादा परेशानी तभी आ रही है कि जब आपका प्रेम या आपका प्यार या आपका इमोशंस दूसरे के लिए सजा बन रही है। मीन्स पर इसमें एक और चीज़ समझ में आती है डॉक्टर साहब कि मोस्ट ऑफ द केसेस जब ये हो रहे हैं ना, वी वांट टू गेट समथिंग, हम लोग कुछ हासिल करना चाह रहे हैं उसमें। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा बहुत सारे लोगों से लगाव है, लेकिन ठीक है, मैं अपनी तरफ से जो कुछ इनपुट कर सकता हूँ आई एम डूइंग इट, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। मेरे को कुछ चाहिए नहीं उनसे, मुझे हासिल नहीं करना है, ना तो मुझे मेरा नाम चाहिए, ना मुझे उनसे कोई थैंक यू भी चाहिए, कोई रिगार्ड चाहिए। तो ठीक है, मेरा जो पार्ट था मैंने अपना रोल प्ले किया और आई एम फ्री, बस मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी। लेकिन जब हम हासिल करने की होड़ में चले जाते हैं कि नहीं मैं ये दे रहा हूँ तो इसके एवज में मुझे ये चाहिए। देखिए ह्यूमन बीइंग है, हाँ, कहने को हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि नहीं, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। और हमें जब निष्काम कर्म की बात कही गई है, गीता में भी निष्काम कर्म की बात की गई है। अगर आप ऐसे करें कि आप काम करते रहें और रिजल्ट आपको ऑफकोर्स मिलता है, ये तो सबसे बेस्ट है कि अगर आप अपना काम कीजिए, आपने किसी की हेल्प की, आपने किसी को प्रेम दिया, आपने किसी को अटैच्ड हो, आप अटैच रहिए। और दूसरे का अगर आप चिंता ना करें तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लिविंग लाइफ। लेकिन प्रैक्टिकली हो नहीं पाता। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। अगर आज के युग में, आज के जब थॉट कट कंपटीशन चल रहा है और इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में, हम लोग भी कुछ कुछ आशाएं करते हैं दूसरे से, एक्सपेक्टेशन है। मैं कुछ करूंगा तो मैं दूसरे से भी कुछ चाहूंगा। ये नॉर्मल है। इसको मुझे लगता है कि आज के युवाओं को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और गिव एंड टेक जिसे बोलते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप कि आप अगर आज किसी को चाय पिला रहे हैं, घुमाने ले जा रहे हैं, कोई मूवी दिखा रहा है आपको, कोई आप पर मेहरबान हो रहा है, आपको आउट ऑफ द वे जाके आपको हेल्प कर रहा है, तो आप इसको यह ना समझिए कि ये कोई स्पेशली इसको कोई पैसा दिया गया हो या कोई स्पेशली मेरे ऊपर मेहरबान क्यों है। ऑफ कोर्स आप ये उस समय समझिए कि यस ही
विल ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम मी। इसको दिमाग में रख के चलिए। इसीलिए हम कहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहें, और ये भी नहीं है क्योंकि वी ऑल आर सोशल पीपल, हम लोग एक ह्यूमन इज द सोशल एनिमल, तो हम लोग एक समाज में रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ छोटी मोटी एक्सपेक्टेशन होती है। बट बेहतर ये है कि अगर आप हर चीज क्लियर करें पहले ही, एक दूसरे के साथ मिलने पे, एक दूसरे के साथ बातचीत करने पे, और मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकल बने, जितना प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि 1 + 1 = 2। आपने आज कॉफी पिलाई, तो आपका भी मन करेगा कि एटलीस्ट नेक्स्ट डे के दिन मैं भले ही आपको कॉफी पिलाऊं या ना पिलाऊं, लेकिन पूछूं तो सही, वरना कहीं ना कहीं आपके दिल से निकल आएगा, देखो इनको मैंने परसों कॉफी पिलाया थी, पूछा तक नहीं। तो इतना तो एटिकेट्स आपको रखना होगा। तो बी प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे का नुकसान हो, प्रैक्टिकल का मतलब उन्होंने जितना किया उनको भी आदर पूर्वक वो लौटाइए। कोई प्रेम से आपसे कर रहा है तो उसको प्रेम से लौटाइए, जो भी बात करनी है वो प्रेम से क्लियर कीजिए। और undue attachment, undue emotions, that is going to kill. ये चाहे आपको किल, अगर आप दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो आपको किल करेगा। आपको किल कैसे करेगा? आपके दिल के अंदर ही चल रहा है, यार मुझे ये करना चाहिए। आपके ऊपर ये इमोशंस, अब वो इमेज बन गई है आपके ब्रेन में। एक ये अटैचमेंट क्या होता है, मैं आपको बताऊं सर, जो अटैचमेंट हो रहा है, ये बहुत प्रकार की चीजें एक चल रही हैं हमारे सामने। किसी एक पे फोकस होना। हमारा जो ब्रेन है इसमें एक होता है रिवॉर्ड सेंटर। रिवॉर्ड सेंटर होता है जिसका हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम में मिलके एक सेंटर होता है। वो वहां पर लिम्बिक सिस्टम में एक इमोशनल सेंटर होता है, और वो इमोशनल सेंटर ऐसा होता है कि जिस पे अगर हमने अपना फोकस कर दिया तो वो प्रिंट हो जाता है अंदर। वो प्रिंट हो जाता है, मतलब हमें अगर अपनी पूरी फोकस कर दी आप पे कि आप मुझे अच्छे लगे, मैंने आपकी पूरी इंक्वायरी कर लिया, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आपकी बातें अच्छी लगी। अब अगर रिजेक्ट करना होगा तो रिजेक्ट हो गई, फिर आप मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं आपको। मैं का मतलब मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस, मेरा बिहेवियर, इन तीनों ने अगर आपको एक्सेप्ट कर लिया अच्छे से तो आप रजिस्टर्ड हो गए। अब आप वहां रजिस्टर्ड हो गए मेरे रिवॉर्ड सेंटर पे, या हर 10 मिनट में आपसे कहेगा, रिवॉर्ड देता है ये, चलो उसको याद कर, उसको याद करो, उसको याद करो। बार बार आपकी पिक्चर्स लाएगा, बार बार आपकी पिक्चर्स लाएगा, बार बार आपकी पिक्चर्स लाएगा। वो जितने टूल्स हमारे अराउंड है वो हेल्प कर रहे हैं, और जितने टूल्स आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, वो आपको हेल्प कर रहा है। व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, फेसबुक पे फोटो अपलोड करके लाइक कर दी, रजिस्ट्री और मजबूत हो रही है जी, फाउंडेशन और मजबूत हो रही है जी, दूसरे दिन मिले और रजिस्ट्री मजबूत हो रही है। तो किसी को भी पूरे तरह से रजिस्टर कराने से पहले सोचिए, चाहे आप ड्रग को रजिस्टर कराएं, चाहे आप ह्यूमन बीइंग को रजिस्टर कराएं, चाहे आप फूड को रजिस्टर कराएं, हर चीज की रजिस्ट्री होती है वहां। और एक बार अगर आपने, जिसे कहते हैं ना तन मन धन, तीनों से अगर आपने उसको रजिस्टर करा लिया अपने ब्रेन में, फिर वो जाने वाला नहीं है, फिर आपको परेशान करने वाला है वो। फिर वो आप अगर उससे बात करें ना करें, वो आपको परेशान करते रहेगा। आप इमोशनल होते जा रहे हो, आप रो रहे हो, आप याद कर रहे हो। याद आप नहीं कर रहे हो, आपका ब्रेन आपसे करवा रहा है। उसके बाद आप इमोशनल हो जाते हो, उसके बाद आप रोते हो, उसके बाद आप मिलने के, पता नहीं आपने तो रजिस्टर कर लिया, दूसरे ने किया नहीं किया आपको पता थोड़ी है।